नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वदेश राम। चुनाव भारत में लोकतंत्र का ऐसा पर्व है जिसमें पूरा देश शामिल होता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। जब से देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ है, तभी से जनता अलग अलग सरकारों को चुनती आ रही है। तो आज इस व्याख्या में बात करेंगे कि आखिरकार देश में पहले आम चुनाव कैसे हुए और उस वक्त के हालातों को देखते हुए आखिर कौन सी कठिनाइयाँ सामने आईं। दोस्तों, हमारा देश भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद तो हुआ 1947 में, लेकिन यहाँ पहले लोकसभा चुनाव साल 1952 में कराए गए। ये ऐसा चुनाव था जिस पर दुनिया भर के देशों की निगाहें थीं। सभी इसी अचरज में थे कि कुछ साल पहले आज़ाद हुए देश में आखिरकार चुनाव सफलतापूर्वक कैसे कराए जा सकते हैं। लेकिन जब देश में चुनाव बिना किसी रुकावट के संपन्न हुए तो इसने कई देशों को अचंभे में डाल दिया। इन चुनावों को सफलतापूर्वक कराने के लिए मार्च 1950 में सुकुमार सेन को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और इसके 2 साल बाद यानी 1952 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पूरे देश में एक साथ कराए गए। ये वो वक्त था जब दुनिया के कई देशों में महिलाओं को वोट देने तक का हक नहीं था। उस वक्त भारत में 21 साल और इससे ज़्यादा उम्र के लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग ने ये चुनाव तब कराए थे जब आयोग का गठन हुए 1 साल ही हुआ था और देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करने में कई चुनौतियां थीं। उस दौर में सभी पार्टियां जनसभाओं के जरिए और घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही थीं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी पहली पार्टी थी जिसे रेडियो पर प्रचार करने का मौका मिला। लेकिन उसने ये प्रचार आकाशवाणी पर नहीं किया था, बल्कि रेडियो मॉस्को के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी देश की जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ये रेडियो स्टेशन ताशकंद में अपने ट्रांसमीटर के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव प्रचार करता था। देश में हुए पहले चुनावों की प्रक्रिया कुल 4 महीने चली थी। 25 अक्टूबर साल 1951 को हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील में पहला वोट डाला गया था और 1952 में फरवरी के आखिरी हफ्ते में चुनाव का काम खत्म हुआ। इस दौरान कुल 17 दिन वोटिंग हुई थी। श्याम शरण नेगी हिमाचल के किन्नौर जिले के कल्पा गांव में अध्यापक थे। 25 अक्टूबर 1951 की सुबह 7 बजे उन्होंने कल्पा प्राइमरी स्कूल में अपना वोट डाला। बाहर निकलने के बाद उन्हें पता चला कि वो उस पोलिंग बूथ में वोट डालने वाले पहले इंसान हैं और शाम होते होते खबर आई कि श्याम शरण केवल उस पोलिंग बूथ में ही नहीं बल्कि आज़ाद भारत में वोट डालने वाले पहले इंसान हैं। उस दौर में सबसे ज़्यादा 80% वोटिंग केरल के कोट्टायम चुनाव क्षेत्र में हुई, जबकि मध्य प्रदेश के शहडोल में सबसे कम महज 20% ही वोट डाले गए। ये वोटिंग कई चरणों में हुई और उस वक्त करीब 4,500 सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें 489 सीटें लोकसभा की थीं। उस दौर में देश में करीब 17 करोड़ वोटर्स थे, जिनमें से 8 करोड़ 80 लाख लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन इनमें से भी 85% लोग ऐसे थे जो कि पढ़ लिख नहीं सकते थे। अशिक्षित वर्ग को मतदान में समस्या ना आए, इसके लिए प्रत्याशियों के नाम के आगे चुनाव चिन्ह को भी मतपत्र में छापा गया। हर मतदान केंद्र पर मतपेटियां रखी गई थीं, जिस पर पार्टी का चुनाव चिन्ह बना होता था और लोगों को उसमें अपना वोट डालना होता था। इसके अलावा मतदान में धोखाधड़ी ना हो, इसके लिए मतदाताओं की उंगली पर ऐसी स्याही लगाई गई जो करीब 1 हफ्ते तक बनी रहे, जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चुनावों में नाम नहीं बताने की वजह से चुनाव आयोग को करीब 28 लाख महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताने की बजाय परिवार के पुरुष से अपना रिश्ता बताया था। मसलन, मैं फलां की पत्नी हूँ, मैं फलां की बहू हूँ। इसके अलावा लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए सिनेमाघरों में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती थी। उस दौर में इलेक्शन करवाने के लिए करीब 56,000 लोगों को पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया, जबकि उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायक और 2,24,000 पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए। देश में घनघोर अशिक्षा के बावजूद भी 45.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने न्यूज़ एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि 1951-52 में भारत की बड़ी आबादी निरक्षर थी। ज़्यादातर पश्चिमी देशों का मानना था कि बिना पढ़े लिखे लोगों की इतनी बड़ी आबादी लोकतंत्र में कैसे भागीदारी करेगी। उन लोगों का अनुमान था कि हम फ्लॉप हो जाएंगे।
लेकिन हमने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया और बेहद कम समय में पहला आम चुनाव करा लिया। ये चुनाव तब दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी और इसका पूरा श्रेय पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को देना चाहिए। उन्होंने ज़बरदस्त काम को अंजाम दिया और वो भी तब जब हमें इसका ना तो कोई अनुभव था और ना ही देश में कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था। उस दौर में कांग्रेस के टिकट के लिए बहुत मारामारी थी, क्योंकि लोगों का मानना था कि इस टिकट पर बिजली का खंभा भी चुनाव जीत जाएगा। उन चुनावों में यूँ तो कई राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनमें कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य थीं, जबकि उस वक्त कुल 14 राष्ट्रीय पार्टी और 40 क्षेत्रीय पार्टियों ने इन चुनावों में भाग लिया था। कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री ही मुख्य चुनाव प्रचारक थे, जिन्होंने उस वक्त प्रचार की जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रचारकों में राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण का नाम शामिल है। इसके अलावा जनसंघ का नेतृत्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे। दोस्तों, इन चुनावों में कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट ही मिले और 489 सीटों में से 364 सीटें पार्टी जीतने में कामयाब रही, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी कुल 16 सीटें जीती, जिनमें से अकेले मद्रास से उसे 8 सीटें मिलीं। इस तरह भारतीय जनसंघ ने भी 49 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें वो केवल 3 सीटें ही हासिल कर पाई। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता दक्षिण पूर्व से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। वहीं किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से वो केवल 9 सीटें ही हासिल कर पाई। और जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से वो महज 12 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। और चुनाव के बाद इस दल का कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी में विलय हो गया और फिर नई पार्टी का नाम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। इसके अलावा उस वक्त कई दिग्गज ऐसे भी थे जिनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिनमें देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के कद्दावर नेता आचार्य कृपलानी का नाम मुख्य है। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि अपने चुनावी भाषणों में नेहरू ने कई बार विपक्षी नेताओं जैसे अम्बेडकर, कृपलानी और जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक ज़माने में पार्टी और सरकार में उनके साथी रह चुके हैं। इस तरह के लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये सभी लोग अलग दिशा में जा रहे हैं, जिससे उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान नेहरू ने करीब 2 करोड़ लोगों को सीधे संबोधित किया और करीब इतने ही लोग उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए सड़कों के दोनों ओर इकट्ठा हुए। कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने चुनाव प्रचार का अनोखा तरीका निकाला, जिसमें आवारा मवेशियों की पीठ पर लिखा गया, कांग्रेस को वोट दें। तो इस तरह हुए थे देश में पहले आम चुनाव, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। मौजूदा दौर में चुनावों में काफ़ी चकाचौंध दिखाई देती है, जबकि देश में पहले आम चुनाव उतने ही साधारण तरीके से हुए थे और इसके बाद ही भारत को लोकतांत्रिक देशों की सूची में जगह मिल सकी। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।